प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल, लीगल एक्सपर्ट एसके पॉल और आरटीआई एक्टिविस्ट आलोक कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। होम लोन लेने वाले सावधान, ये कर्ज कहीं बोझ न बन जाए। बिना पड़ताल के बैंक दे रहे हैं लोन। आरबीआई के गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, मुसीबत का पहाड़ तो नहीं कर्ज। जी हां, तो घर खरीदने के लिए लोग अक्सर बैंक से कर्ज लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये कर्ज आप पर मुसीबत का पहाड़ बनकर गिर सकता है। बैंक बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी अनाधिकृत आवासीय इकाइयों पर होम लोन दे देते हैं, तो घर खरीदने वालों की गाढ़ी कमाई खतरे में भी पड़ सकती है। कैसे, देखिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की एक खास रिपोर्ट। होम लोन लेने वाले सावधान, ये कर्ज कहीं बोझ न बन जाए। बिना पड़ताल के बैंक दे रहे हैं लोन। आरबीआई के गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, मुसीबत का पहाड़ तो नहीं कर्ज। घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है और अपने इन हसीन सपनों को पूरा करने के लिए लोग बैंक की दरवाजा खटखटाते हैं और अक्सर बैंक से कर्ज लेकर आपके सपने तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसी बैंक की लापरवाही के चलते आपके सपनों पर पानी भी फिर सकता है। बैंक की ओर से दिया हुआ होम लोन आप पर बोझ बन सकता है। अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के मुताबिक बैंक बिना जांच पड़ताल के ही अवैध रूप से बनाए गए घरों पर भी लोन दे देता है और घर वैध साबित न होने के बाद खरीदारों के हाथ से तोते उड़ जाते हैं। साथ में गाढ़ी कमाई पर भी हर महीने सेंध लगती रहती है। उदाहरण के तौर पर जरा गौर वेलिरो सोसाइटी के इन घरों को ही देखिए। इस सोसाइटी में बने इन हसीन घरों में रहने के लिए लोगों ने बैंक से कर्ज ले लिया है, लेकिन आरटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरापुरम में बने इस अपार्टमेंट को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से मात्र 246 फ्लैट्स बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन बिल्डिंग बना रही कंपनी ने इस सोसाइटी में करीब 319 फ्लैट बना चुके हैं। इतना ही नहीं, प्राधिकरण की ओर से अब तक इस सोसाइटी को संपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। मतलब साफ है कि गौर वेलिरो की इस सोसाइटी के करीब 73 फ्लैट अवैध तरीके से न सिर्फ बनाए गए हैं, बल्कि इस सोसाइटी में लोगों के रहने का प्राधिकरण की ओर से कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। लेकिन लोग इन घरों में बैंक से कर्ज लेकर आराम की नींद में सो रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये घर उनके हाथ से कभी भी छीन सकते हैं और बैंक से लिया हुआ कर्ज उन पर मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट सकता है। हालांकि सोसाइटी के चेयरमैन के मुताबिक घर के सारे जरूरती कागजात उनके पास हैं। देखिए, मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि गाजियाबाद और पूरे यूपी में भी जो है परचेजेबल एफएआर का एक अलग से जो नियम है, क्योंकि जो पहला नक्शा है बेसिक एफएआर यहाँ पे 2.5 होता है और 1650 उसकी डेंसिटी होती है। उसके बाद आप गवर्नमेंट को पैसे देके उसमें परचेज कर सकते हैं। तो जो मेरे ख्याल से जो उन्होंने आरटीआई डाली है, तो उनको इनिशियल अप्रूवल की जानकारी उसके अंदर मिली है। बाद में पैसे जमा करके जो परचेजेबल एफएआर और उसके प्रोपोर्शनेट में जो यूनिट्स होती हैं, वो शायद उनकी नहीं है। अगर वो दोबारा डालेंगे कि वो इसमें कितना परचेज हुआ है और परचेज के बाद कितना फाइनली जो इनका जो कंपाउंडिंग होती है या कंप्लीशन के लिए हम डालते हैं उसमें कितनी यूनिट है, तो पूरी यूनिट उसके अंदर आ जाएंगी। वो केवल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो पहला नक्शा पास होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल दी है, बाकी ऐसी कुछ उसके अंदर नहीं है। जो यूनिट्स है वो प्रॉपरली कंपाउंड है और जीडीएस से सैंक्शनड है। इस तरह की और भी कई सोसाइटीज हैं जो अवैध तरीके से बनने के बावजूद बैंक आवासीय ऋण की सुविधा देती है, लेकिन बैंक के नियमानुसार किसी भी खरीदार को आवासीय ऋण देने से पहले 3 चीजों की जांच बेहद आवश्यक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल 99% यूनिट्स के ऊपर लोन हुआ हाउसिंग लोन बैंक का। जब बैंक किसी भी घर को जो है लोन देता है तो 2 पार्ट में उसके पेपर वर्क करते हैं। एक जो इंडिविजुअल आदमी जो लोन लेता है उसकी बोरोइंग कैपेसिटी और कहाँ वो नौकरी करता है या इनकम टैक्स रिकॉर्ड है वो है, प्लस प्रोजेक्ट अप्रूवल होता है हमारा किसी भी बैंक से जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं, तो उसमें टोटल लीगल चेन वो होती है, प्लस टोटल स्टैच्यूटरी अप्रूवल्स जितने भी होते हैं, चाहे जीडीए से है
चाहे आपका जो है स्ट्रक्चर डिजाइन का है या आपका फायर डिपार्टमेंट का है, तो ये सारे एनओसीज जो देके एक पूरी फाइल बनाते हैं। उनकी एक टेक्निकल टीम होती है बैंक की, वो उसको प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। जब वो टेक्निकली अप्रूव हो जाता है तभी उस पर हाउसिंग लोन मिलता है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। जी, तो मकान लेना जितना आसान नजर आता है, होम लोन लेना जितना आसान नजर आता है, वो छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा पूरा पैनल तैयार है। सबसे पहले एसके पॉल जी के पास जाना चाहूंगा, हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं। पॉल जी, क्या किसी मकान पर बैंक लोन मिलना इस बात की गारंटी है कि मकान या जमीन अवैध नहीं है? अवैध से मेरा मतलब यह है कि मकान या जमीन से जुड़े कागजात फर्जी होने की तहकीकात बैंक का काम है। जी हाँ, बैंक जब भी लोन इशू करती है तो हम प्रायतः ये मान सकते हैं कि जमीन का और बेसिक जो हिस्ट्री है इसकी चेन पूरी चेक की गई है जी, क्योंकि ये आरबीआई की भी गाइडलाइन है और उनके पास ये एक्सपर्ट है। आप जनरली जो फीस ली जाती है लोन के लिए 6-7 हजार की, वो हमेशा इसी काम के लिए होता है। तो ये माना जा सकता है कि जब बैंक किसी लोन के लिए तैयार हो रही है तो बैंक ने ड्यू डिलीजेंस कर लिया है कि इसकी जमीन और नेसेसरी अप्रूवल्स, सारे चीज, ये जो प्रोजेक्ट है ये वायबल है, इनिशियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के परमिशन तक का स्टेज सब कुछ है इसके पास। जी, तो बैंक भी उतना ही दोषी होता है जितना कि घर बना रहे बिल्डर, अगर किसी तरीके की कुछ गड़बड़ियां, कुछ खामियां रहती हैं? देखिए, हमारे टोटल जो बैंकिंग एंड हाउसिंग लोन का जो प्रोसेस है इसमें 2 हिस्सों में है। एक तो जो खरीदार हैं उनको भी अपना ड्यू डिलीजेंस करना है, तहकीकात पता करना है। जनरली उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आज के दिन में अवेलेबल है, इसमें काफी काम हो रहा है कि एक खरीदार को सारी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। हमारे आज के दिन में ये नहीं मिल पाता है। उनको वही मिल पाता है जो, जैसे बिल्डर की बैकग्राउंड क्या है, पास्ट प्रोजेक्ट्स इन्होंने कितने अच्छे तरीके से किए हैं, या जिस लोकेलिटी में हो रहा है इसमें प्रोजेक्ट की क्या कीमत होनी चाहिए, इतना। लेकिन जब वो बैंक के पास जाता है, जनरली आप देखेंगे हर बिल्डर कहता है कि मेरा बैंक फलाना 2-3 बैंक का नाम देते हैं, ये अप्रूव कर रखा है जी। इससे ये क्रेडिबिलिटी यूज करते हैं बैंक का, ये दिखाते हैं कि फलाना 3 बैंक जो है इस प्रोजेक्ट को परमिशन। तो लोग थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि बैंक ने जब इस प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया है या अप्रूव कर रहा है, अपना पैसा वो लगाने को तैयार है जी। तो ये प्रोजेक्ट जरूर लीगल टर्म्स में ठीक है जी। लेकिन अक्सर ये होता है कि जनरली बैंक की तरफ से एक लॉयर होते हैं जो प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खंगालते हैं, इनके पेपर्स को, और बैंक को ये ग्रीन सिग्नल देते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता ये है कि कहीं कहीं ये चूक हो जाती है, जिसके वजह से जो खरीदार है, जो पोर्शन उन्होंने बैंक के ऊपर छोड़ दिया था कि बैंक इसकी देखभाल कर लिया होगा जी, उसमें खामी हो जाए तो उसकी पूरी तकलीफ उनको आती है। लेकिन बैंक अगर ये प्रूव कर सके कि ये गलती बैंक की रही है, अच्छा, तो बैंक भी इसमें पूरी तरह जिम्मेवारी लेना पड़ सकता है बैंक को। जी। अच्छा आलोक जी, अब आपसे कुछ एक बात समझना चाहेंगे, खरीदार को इन मामलों में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि घर को अगर अवैध करार दे दिया जाता है उस वक्त जब आप सब कुछ अपना दांव पर लगा चुके होते हैं, तो भारी भरकम बुकिंग अमाउंट वापस मिलने के कितने चांस दिखते हैं आपको? नहीं, ये बात तो मैं सेकेंडरी बताऊंगा कि क्या खरीदार को, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कई बार बताया है कि आरटीआई के माध्यम से क्या क्या पूछना चाहिए और क्या क्या जानकारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं मनोज गौर जी जो अभी जस्ट अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं उनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आरटीआई पे काम करता हूं पिछले कई सालों से और सैकड़ों आरटीआई डाल चुका हूं अभी तक। तो हमने जो क्वेश्चन किया था डेवलपमेंट अथॉरिटी से, उसमें क्लियर कट पूछा था कि इनके परचेजेबल एफआईआर और टोटल एफआईआर दोनों का विवरण दिया जाए, दोनों के मुताबिक इनका टोटल क्या एफआईआर है। हमने ये भी पूछा था कि इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है कि नहीं। आप ये बात, यहाँ लीगल एक्सपर्ट लोग भी बैठे हैं और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी बैठे हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, बिना कंप्लीशन का पोजीशन दे ही नहीं सकता है, ये रूल ही नहीं है। अवेनिंग अपार्टमेंट एक्ट ये क्लियर है कि कंप्लीशन के बाद ही आप अपार्टमेंट में किसी आदमी का पोजीशन दे सकते हो। ये भी इसमें क्लियर है कि इन्होंने अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है। और दूसरा, अगर आपके पास जितना भी फ्लैट सैंक्शन है उसका केवल 10% फ्लैट ही आप कंपाउंडिंग करा सकते हैं, ये भी रूल है। 10 का 11% भी नहीं हो सकता। अगर इन्होंने 247 फ्लैट इसका सैंक्शन हुआ है तो ये केवल 10% फ्लैट, अगर 25 फ्लैट और इनका कंपाउंडिंग हो जाएगा। इस स्टेज में ये परचेजेबल एफआईआर और एक्स्ट्रा ले भी नहीं सकते, जबकि लोग वहां रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और ये आरटीआई भी कोई बहुत पुरानी नहीं है, 11-12 की आरटीआई है,
मैंने डाला था और ये इसका आंसर तो अभी अभी जनवरी में ही मेरे ख्याल से आया है। तो ये भी नहीं कह सकते ये कि ये बहुत पुरानी आरटीआई हो और इसकी सूचना इन्होंने परचेजेबल एफआईआर ले लिया हो, ऐसी भी बात नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो बिल्डर लॉबी है पूरा, इनके पास कुछ चीज होता नहीं और ये बेच देते हैं। अभी हाल की घटना है इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर की, लोग भूले भी नहीं होंगे कि 10 फ्लोर का पास है और 18 फ्लोर तक उसने बेच दिया। आप सोच सकते हैं 8 फ्लोर एक्स्ट्रा बेच देने का मतलब कितना फ्लैट एक्स्ट्रा बेच देना हुआ। मेरे हिसाब से उसने करीब करीब मार्केट से 80 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा उठा लिया जी। उसने एक स्कीम बना रखा था कि भाई पैसा दो, मैं 12% इंटरेस्ट भी दूंगा, क्योंकि बैंक उसको लोन न दे लेकिन पब्लिक से तो वो पैसा ले ही लेगा जी। और कल होकर उसका 8 फ्लोर और अगर सैंक्शन नहीं हुआ तो फिर तो वही कैंपा कोला कंपाउंड फिर से दोहराया जाएगा। जी बंसल जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर कि प्रॉपर्टी डीलर्स के पास होता कुछ नहीं है लेकिन वो सब कुछ बेच देते हैं, तमाम चीजों की भ्रांतियां रहती हैं, बहुत कुछ दिक्कतें रहती हैं। ऐसा जितने भी आरटीआई का आपने रेफरेंस दिया या लीगल इसका दिया, इसमें दाल में काला तो नजर आता है जी। जब आपको एक सर्टिफाई करके दिए जा रहे हैं कि 250 फ्लैट या इतने आपको परमिसिबल है जी, उसके साथ साथ बैंक लोन फर्दर एक और नई समस्या खड़ी हो जाती है। जो 75 फ्लैट उसमें एक्स्ट्रा बनाए हैं जी, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन क्या रखा, उसके ऊपर लोडिंग क्या रखी थी, उसके लिए जो खुदाई करी गई, नींव डाली गई, कितने फ्लैटों के लिए बनाई गई, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस अलग से बन जाता। इसके लिए अगर आरडब्ल्यूए जब बन गई, एक आरटीआई अलग से डाले और उसको अधिकार है बिल्डर को जी, कि अगर क्रिमिनल केस रजिस्टर करा के देखे कि उसने क्या फ्लैट बुक करने से पहले, फाउंडेशन डालने से पहले जी, उसको इतने फ्लैट की उसमें प्रोविजन रखा गया था नहीं रखा गया था जी। दूसरा जो खाली जो इन्वेस्टर है या लोन लेने वाला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, बिल्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जो कंसर्न अथॉरिटीज है नोएडा या जीडी अथॉरिटी उनकी भी बनती है। टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करें जी, इसका टेक्निकल ऑडिट करते रहें, जितने परमिशन फ्लैट है उससे ज्यादा बना रहे हैं। जैसे अभी आलोक जी ने कहा कंपाउंडिंग लिमिट भी सर्टेन लिमिट तक होती है, 10%, 15%, 20%, ऐसा तो नहीं है जब मन कर बना लें और जो हवा में जो फ्लैट बनेंगे उसको भी आप बेच दें। पहले कंपाउंडिंग करा लें, उसके बाद आप उसको बुक करें। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, एक बिल्डिंग्स बनकर तैयार होती है, 25 माला बिल्डिंग तैयार है, वो तो बिक जाती है, उसी को दिखाकर और बुक करा लिया जाता है कि साहब ऐसे ही 10 बिल्डिंगें हम और बनाएंगे, कब तक बनेंगे ये नहीं पता है लेकिन हम 4 साल में आपको पूरा करके फ्लैट दे देंगे। इस तरीके की भी चीजें जो होती हैं वो लोगों को कहा जाता है इस तरीके से। नहीं देखो, जो क्रिमिनल चीज फिर बन जाती है। आपके पास अगर एक टावर बन गया है, एक ही अप्रूवल है, बाकी 3 पहले एक को दिखा के अब बुक नहीं कर सकते, वो बुक करना आपको टावर नंबर ए बी सी जो भी नाम देंगे उसके लिए स्पेसिफिक में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक फ्लैट के लिए बुक कर रहे हैं, पर्टिकुलर फ्लोर के लिए कर रहे हैं, उसमें एलोकेशन है, अलॉटमेंट है और मैं उसी के पैसे दे रहा हूँ आपको। सही कह रहे सवाब जी। इसी प्रोजेक्ट में गौर अवेलेबल में मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि हर ग्रुप हाउसिंग में कन्वीनियंट शॉप अलाउ होती है। कन्वीनियंट शॉप का ये रूल है कि 1000 व्यक्ति पे 5 दुकानें कन्वीनियंट शॉप की अलाउड होती है, 15 स्क्वायर मीटर की एक दुकान होनी चाहिए। ये बाईलॉज है, कोई मेरा कहा हुआ नहीं है जी। और इस पे बड़ा क्लियर है, सब डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये पता है जी। और उसके बावजूद भी मेरे जवाब में इन लोगों ने क्लियर कहा है कि इसको 6 दुकानें पास हुई है। 6 दुकानें मतलब 15-15 स्क्वायर मीटर की 6 दुकानें पास हुई है, क्योंकि रूल है 15 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की पास ही नहीं हो सकती। आप उस प्रोजेक्ट में जाके देख लें, उस बिल्डर ने, मुझे जो जानकारी मिली है कि उन्होंने 65,000 स्क्वायर फीट का एक ही हॉस्पिटल है एक, उनको बेचा गया है। इस बार में कितनी सत्यता है वो थोड़ी दिन में खबर आ जाएगी। मुझे जो जानकारी मिली वो मैं बता रहा हूँ। आप जाके दुकान पता कर लीजिए, 15 स्क्वायर मीटर की कम से कम उसमें 30 दुकानें निकलेगी जी। तो ये कहां तक वैध है भाई? ये तो ऐसा नहीं कि यही कर रहे हैं, तमाम लोग ऐसा करते रहे। पॉल साहब, सबको सबकी जानकारियां हैं, कानून की किताब में बहुत सारे नियम कायदे हैं, लेकिन जो बात आलोक जी कह रहे हैं कि गिनती की 6 दुकानों की जानकारी दी जाती है, 30 दुकानें वहां पर बनाई जाती हैं, ये तमाम चीजें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत सबको पता है लीगल है, लेकिन उसके बावजूद छाती चौड़ी करके सब काम हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक ये इंटरप्रिटेशन के वजह से होता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर आप कंपाउंडिंग की परिभाषा देखें जी, कोर्ट ने बार बार कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है जी, कि ये कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है जी। जो हमारे अथॉरिटी है वो सोचते हैं कि हमें कंपाउंडिंग यानी किसी के पाप को माफ करना, गलती माफ करना। ये एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से चाहते हैं हर चीज को मैं रेगुलराइज कर दूंगा। लेकिन
कोर्ट ने कहा है और लॉ भी है, इनकी किताबों में लिखा है कि ये माइनर एबरेशंस को पूरा करने के लिए होता है जी। ये नए फ्लैट्स बनाने के लिए नहीं होता है जी। आलोक जी ने मैग्नानिमसली बोल दिया कि 25 और फ्लैट बन सकते हैं जी। इसकी प्रावधान, कंपाउंडिंग का प्रावधान कभी भी एक्स्ट्रा फ्लैट बनाने के लिए नहीं होता है जी। ये इसलिए होता है, मान लीजिए कल कोई जब ये बिल्डिंग बन रही होती है, एनबीसी का नेशनल बिल्डिंग कोड आ जाए, उसमें कहा जाए कि बालकनी की साइज बढ़ाना होगा, आपका फायर एक्सटिंग्विशर के लिए जगह बनानी होगी, सिक्योरिटी गार्ड का बड़ा रूम होना होगा, तब बिल्डर के पास ये प्रावधान होता है। ये कतई नहीं है। दूसरी बात मैं एक बताना चाहूंगा कि ये जो परचेजेबल एफआईआर है, जो पॉलिसी 1999 की यूपी सरकार